इस वीडियो में हम सीएनएस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एब्डोमेन का एग्जामिनेशन देख लिया है। अब इस एग्जामिनेशन से पहले हमें वाइटल साइंस का पता होना चाहिए, जनरल एग्जामिनेशन का भी हमें आइडिया होना चाहिए। ये हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्टली सीएनएस एग्जामिनेशन पर जाएंगे। मेनली हमें पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, यानी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है। प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मेनली सिम्टम्स पर। तो सीएनएस एग्जामिनेशन में हमें ये देखना होगा कि कौन से सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आ सकता है। तो पेशेंट आ सकता है डिजीनेस का सिम्टम लेकर, हेडेक का सिम्टम लेकर, सिमिलरली नंबनेस एंड वीकनेस के सिम्टम के साथ में आ सकता है, ट्रीमर्स या फिर सिंकपी, सीजर या फिर विजुअल प्रॉब्लम के साथ में आ सकता है, जैसे डिप्लोपिया के साथ में आ सकता है, यानी डबल विज़न, और फोटोफोबिया की कंडीशन के साथ में आ सकता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिसके साथ में पेशेंट आ सकता है। अब इसमें से एक, दो या फिर कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं जिसके साथ में आए। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जिनके साथ में पेशेंट आएगा। अब हम एग्जामिनेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले जनरल चीज़ें हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक जनरल इंस्पेक्शन करना होगा, एक जनरल इंस्पेक्शन, एंड मेंटल स्टेट का पता करना होगा। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, यानी मेनली हमको ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। एक जनरल इंस्पेक्शन लेंगे। जैसे ही पेशेंट एंटर करता है वैसे ही हम एक जनरल इंस्पेक्शन करेंगे और उसके मेंटल स्टेट का हम पता लगाएंगे। तब क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी, जैसा हम देखेंगे कि पेशेंट इज़ यूजिंग एनी सपोर्ट। हम पता लगाएंगे कि पेशेंट कहीं कोई सपोर्ट का तो यूज़ नहीं कर रहा। उसके अलावा उसकी मूवमेंट्स को हम देखेंगे कि कहीं उसकी मूवमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मल तो नहीं है। उसका गेट कैसा है, ये हमें देखना होगा। हम देखेंगे कि उसका इंटरेक्शन कैसा है। अगर वो किसी के साथ आया है तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, या फिर आपके साथ इंटरेक्शन कैसा है। कहीं उसके स्पीच में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम वगैरह से रिलेटेड स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके मूड का पता लगाएंगे, उसका मूड कैसा है। जैसे पर्सन डिप्रेस तो नहीं है, या फिर यूफोरिक तो नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, या फिर डिप्रेस तो नहीं है। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह की क्लोथिंग है, हेयर, स्किन एंड नेल्स को हम देखेंगे कि किस तरह का है। तो हम इस तरीके से एग्जामिनेशन, यानी एक नॉर्मल इंस्पेक्शन करना है। उस पर्सन के मेंटल स्टेट को हमें पता लगाना है। अब क्या क्या क्वेश्चंस हम पर्सन से पूछेंगे जिससे हमें उसके मेंटल स्टेट का आइडिया लग जाएगा। जैसे पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हम पूछेंगे, उससे पूछेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो पर्सन बताएगा। उसका एज हम पूछेंगे, क्या एज है। पूछेंगे क्या टाइम हो रहा है, तो पर्सन अगर नॉर्मल स्टेट में होगा तो वो बताएगा, एग्जैक्ट अप्रॉक्स टाइम वो बता पाएगा। सिमिलरली कौन सा ईयर चल रहा है, हम उससे पूछेंगे। तो अगर नॉर्मल स्टेट में होगा, कॉन्शियस स्टेट में, तो वो ज़रूर ये चीज़ें बता पाएगा। हम उसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं। तो जैसे अगर क्लिनिक में ऐसा हो रहा है तो वो बोलेगा हम क्लिनिक में हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का नाम बताएगा कि मैं इस हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। उसके अलावा उसके रिकॉल करने की हम कैपेबिलिटी देखेंगे। टेल पेशेंट एंड एड्रेस, कोई एड्रेस हम उसको बोलेंगे और देखेंगे कि वो पर्सन उस एड्रेस को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। सिमिलरली हम उससे बोलेंगे कि काउंट बैकवर्ड काउंटिंग के लिए बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि 10 से आप 1 तक काउंट करिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके मेंटल स्टेटस का पता लगाएंगे। हायर फंक्शंस रिलेटेड टू सीएनएस। तो इसमें हम पेशेंट से रिलेटेड कौन कौन से हायर फंक्शन जो होंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस सेल्फ एंड वंस एनवायरनमेंट।
तो अगर जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो अवेयर है अपने बारे में और अपने इन्वायरमेंट के बारे में, डैट मीन्स कि वो कॉन्शियस है। तो अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, इट मीन्स ये अवेयर होगा, सेल्फ अवेयरनेस और साथ साथ में एनवायरनमेंट का अवेयरनेस उसको होगा। जैसा हमने देखा था कि हम उससे सवाल पूछ रहे थे पेशेंट से कि क्या टाइम हो रहा है, आप कहाँ पर हैं, और इसी तरीके से उसकी हमने एज पूछी थी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि वो पर्सन कितना अवेयर है अपने बारे में और अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो अगर ये ऐसा कॉन्शियसनेस अगर मिल रहा है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, इसका मतलब अवेयर होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कॉन्शियस नहीं, एक स्लीप होता है। स्लीप क्या है? स्लीप को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इनएक्टिविटी। तो ये इनएक्टिविटी का फेज़ है फ्रॉम विच पेशेंट कैन बी अरोज्ड टू द नॉर्मल कॉन्शियसनेस। तो यानी क्या है, अगर स्लीप को हम डिफाइन करेंगे तो ये इनएक्टिविटी का फेज़ है, फिजिकल एंड मेंटल इनएक्टिविटी का फेज़ है, ये इनएक्टिविटी का फेज़ है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इट दैट द पेशेंट कैन बी अरोज टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस, यानी जब हम उसको जगाएंगे तो वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस स्टेज में आ जाएगा। जैसा कि स्लीप में देखते हैं कि पर्सन जो है अगर सोया है तो अगर उसको उठा दिया जाए तो वो उठ के नॉर्मल अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, यानी नॉर्मल जाग जाता है। तो ये हो गया स्लीप। अब इसी के साथ में अगर हम ड्राउजीनेस देखें तो इसमें क्या फ़र्क होगा, ये पैथोलॉजिकल स्टेट होगा जो रिजेंबल करेगा स्लीप की तरह। पेशेंट कैन बी अरोज्ड विद एन एक्सटर्नल स्टिमुलस बट रिवर्ट्स बैक टू हिज ड्राउजी स्टेट ऑन विदड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। तो इस केस में, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, जब हमने उसे जगाया था तो वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ गया था। लेकिन ड्राउजीनेस क्या है, ये पैथोलॉजिकल स्टेट है, ये स्लीप की तरह ही रिजेंबल करेगा। बट इसमें क्या होता है कि जब हम उसको कैन बी अरोज्ड विद एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो कोई स्टिमुलस अगर हम देते हैं पर्सन को तो वो जाग तो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दोबारा से ड्राउजी स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही हम स्टिमुलस को हटाएंगे वैसे ही ड्राउजी स्टेट में चला जाएगा। तो डेट इज़ ड्राउजीनेस, यानी स्टिमुलस के हटाने पर अपने कॉन्शियस स्टेट से दोबारा से वो कॉन्शियस स्टेट से दोबारा से उसी स्टेट ड्राउजी स्टेट में चला जाएगा, तो उसको हम ड्राउजीनेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सेमी कोमा। तो ये भी पैथोलॉजिकल स्टेट होता है, लेकिन इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन टू अरोज द पेशेंट। तो अगर अब हम पेशेंट को जगाना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस चाहिए होगा। तो सेमी कोमा में क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा, रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट इज़ कोमा, इट इज़ डीपेस्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो कोमा क्या है, इट इज़ डीपेस्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का जो डीपेस्ट लेवल होगा वो क्या होगा, कोमा होगा। और पेशेंट इसमें इमोबाइल होता है और इसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, पहला, अगर हम उसको जगाने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियस स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा, तो हम स्लीप कहेंगे। लेकिन अगर हम उसको स्टिमुलस के थ्रू कॉन्शियस स्टेट में लाते हैं और वो दोबारा उसी स्टेट में चला जाता है, ड्राउजी स्टेट में, तो उसको ड्राउजीनेस कहेंगे। सेकंड, अगर हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा, अगर उसको हम जगाना चाहते हैं, कॉन्शियस स्टेट में लाना चाहते हैं और रिफ्लेक्सेस इस केस में नॉर्मल होंगे और स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस चाहिए होगा, तो हम इसको सेमी कोमा कहेंगे। और अगर पेशेंट इमोबाइल हो, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो, तो इस केस में हम इसको कोमा बोलेंगे, यानी डीपेस्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेलीरियम। इट इज़ एक्यूट स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। तो ये कन्फ्यूज़न की स्टेट होगी और इस केस में पर्सन जो है हमें कन्फ्यूज़ दिखेगा। तो जो पेशेंट होगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। एक इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है जैसे सेप्टिसीमिया, या फिर कोई और इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड के केस में देखने को मिल सकता है। सेरिब्रल मलेरिया के केस में, विड्रॉल स्टेट में भी मिल सकता है, स्टेट में भी ये मिल सकता है जैसे अल्कोहल के केस में। तो ये होता है इस तरीके से कि अगर एक पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, बार बार कर रहा है, डेली कर रहा है, तो क्या होने वाला है, बार बार कंजप्शन की वजह से जो है पर्सन की डिपेंडेंसी अल्कोहल के ऊपर हो जाती है। तो जैसे ही वो अल्कोहल को विड्रॉ करेगा, उसको कंज्यूम करना छोड़ देगा, उस केस में क्या है, उस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगेंगी, उसको सिम्टम्स आने लगेंगे। तो इसमें एक डेलीरियम भी सिम्टम होगा, तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ये इसलिए हो रखा था क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन के बाद पर्सन उस पर डिपेंडेंट हो गया और जैसे ही उसने उसको छोड़ा
कंजप्शन उसका रोका तो उसको इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे, और अगर दोबारा ये अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट कर देगा तो दोबारा से इसके जो सिम्टम्स ये दिख रहे थे ये सही होने लगेंगे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्सन जो है अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो चुका है, डिपेंडेंसी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट कॉजेज़ जो हैं टॉक्सिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रग्स का ओवरडोज हो जाता है तब भी ये कॉज हो सकता है। उसके अलावा डेफिशिएंसी के केस में भी ये हमें देखने को मिल सकता है, जैसे थायमिन की डेफिशिएंसी या फिर निकोटिनिक एसिड की डिफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी के केस में भी हमें मिल सकता है, जैसे थायमिन की डेफिशिएंसी या फिर निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी। इसके अलावा रीनल फेलियर के केस में भी डेलीरियम देखने को मिल सकता है हमें। नाउ व्हाट इज़ डिल्यूजन एंड व्हाट इज़ हेल्यूसिनेशन। तो डिल्यूजन क्या होता है, दीज आर फॉल्स बिलीफ्स, these are false belief। और इसके अपोजिट अगर हम हेलुसिनेशन देखेंगे तो these are false perceptions, false perceptions of sensation। फ़र्क क्या है, अगर पर्सन के बिलीफ गलत हो तब हम इसको डिल्यूजन बोलेंगे, और अगर पर्सन को गलत सेंसेशन मिल रहा हो, फॉल्स परसेप्शन मिल रहा हो तो हम इसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। तो डिल्यूजन्स यानी फॉल्स बिलीफ। तो डिल्यूजन का एग्जांपल जैसे एक जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, इस केस में क्या होगा, पेशेंट जो है एक्सेसिव ब्लेम करेगा अपने आप को, ब्लेम एक्सेसिवली। तो ही विल ब्लेम एक्सेसिवली अपने आप को, खुद को, हिमसेल्फ, ही विल ब्लेम हिमसेल्फ एक्सेसिवली। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि उसको प्रिजन में डाल दिया जाए या फिर उसको हैंग कर दिया जाए। तो यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने वाला है और ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको प्रिजन में डाल दिया जाए या फिर उसको हैंग कर दिया जाए। तो ये कब मिलेगा हमें, डिप्रेसिव स्टेट्स में मिलता है। ये डिप्रेसिव स्टेट्स के केस में हमें ये डिल्यूजन, ये फॉल्स बिलीफ मिलेगा। उसके अलावा एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। अब ये क्या है, इस केस में पर्सन जो है वो गलत बिलीफ में होगा, उसे लगेगा कि वो पर्सन वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, तो उसे ऐसा लगेगा कि ही इज़ द रिचेस्ट। इसको ऐसा लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा अमीर है, वो रिचेस्ट है। तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ये हमें स्किज़ोफ्रेनिया के केस में मिलेगा। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये। अब हेलुसिनेशंस की अगर हम बात करें तो हेलुसिनेशंस क्या है, ये फॉल्स सेंसेशन है। अगर स्टिमुलस एब्सेंट होगा तो इस केस में क्या है, जो सेंसरी स्टिमुलस है वो क्या है, एब्सेंट है, उसके बावजूद जो है पर्सन को ये परसेप्शन मिल रहे हैं, जैसे हमिंग इन द ईयर, कान में सुनाई दे रहा है उसको, जबकि वो सेंसेशन है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली उसको सीइंग समबडी, किसी को वो देख रहा है जबकि वो पर्सन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पर्सन वहाँ है नहीं, उसके बावजूद वो उसको देख रहा है। अब हेलुसिनेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है इल्यूजन से। हेलुसिनेशन क्या है, फॉल्स परसेप्शंस है, यानी परसेप्शंस उसको मिल रहे हैं, गलत परसेप्शन मिल रहे हैं सेंसरी स्टिमुलेट, जबकि वहाँ पर सेंसरी स्टिमुलस नहीं है, उसके बावजूद उसको ये परसेप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन अगर परसेप्शंस ऑल्टर्ड हो, ऑल्टर्ड परसेप्शंस जो हैं इसको हम इल्यूजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये होते हैं मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत हो जा रहा है, जिसकी वजह से, यानी परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जा रहा है, जिसकी वजह से इल्यूजन हो रहा है। जैसा अगर हम एग्जांपल देखें मिराज का, मिराज इन डेजर्ट, तो वहाँ पे पानी नहीं है उस पर्सन को, लेकिन उसके बावजूद उसे पानी दिख रहा है, जिसे मिराज इन डेजर्ट कहते हैं। अब ये हो किस लिए रहा है, ये हो रहा है मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। और ये मिस इंटरप्रिटेशन किस लिए था, हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन चीज़ को मिस इंटरप्रेट करता है और उसको लगता है कि वहाँ पर पानी मौजूद है। तो ये है इल्यूजन, जो हमें मिराज इन डेजर्ट के केस में, मतलब डेजर्ट में उस पर्सन को लगेगा कि यहाँ पर पानी मौजूद है, यानी एग्जाम्पल होगा मिराज इन डेजर्ट। तो ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है या फिर ऑल्टर्ड परसेप्शन जिसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेमोरी को।
तो मेमोरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है रिटेंशन में, और प्रॉब्लम हो सकता है रिकॉल में। तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम कब होगा? जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई सी चीज़ अटेंटिव होकर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, और अगर हम अटेंटिव नहीं होते, अच्छे से उसको अटेंशन के साथ में उस चीज़ को नहीं पढ़ते, तो वो जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो यही है रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर हम अटेंटिव नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो ब्रेन है उसको अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। जैसे डेलीरियम के केस में हमने देखा था कि डेलीरियम के केस में क्या था? एक्यूट स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न था। तो अगर कोई कन्फ्यूज स्टेट में है पर्सन, तो ऑब्वियसली वो नॉलेज को रजिस्टर नहीं कर पाएगा, नॉलेज को अच्छे से गेन नहीं कर पाएगा, ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है रिटेंशन में। तो रिटेंशन का मतलब क्या है? जो भी नॉलेज हमारे सामने आई है उसको अगर हम सेव नहीं कर पाएँ, यानी जो हमारा स्टोरेज है, हमारे ब्रेन का स्टोरेज है, उसमें हम सेव नहीं कर पाएँ, तो यानी उसके रिटेंशन में प्रॉब्लम है, उसको हम रिटेन ना कर पाएँ, यानी स्टोर करने में, या फिर ऐसा कह लीजिए रिटेन करने में दिक्कत होने लगे। और रिकॉल का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे स्टोरेज में, हमारे ब्रेन के स्टोरेज में पहले से ही मौजूद है, अगर हम उसको लेकर आकर और फिर जाकर हम अपने फंक्शंस करते हैं, यानी उसको रिकॉल करने का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे स्टोरेज में पहले से है उसका हमें यूज़ करना है। तो ये रिकॉल में, अब इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन तीनों मेमोरी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिकॉल में प्रॉब्लम्स कब कब आ सकती हैं? तो ये टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ के केस में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है? हमारी मेमोरी अफेक्टेड होती है, मेंटल फंक्शंस अफेक्टेड होते हैं, और जो हमारे टास्क होते हैं, एसेंशियल जो टास्क होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। अल्जाइमर डिजीज़ के अलावा हम देख सकते हैं ट्रोमा के केस में भी मेमोरी लॉस हो सकती है। मेमोरी की, अब इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम मेमोरी की आ सकती है। एपिलेप्सी, इस कंडीशन में भी मेमोरी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें एक चीज़ देखनी है जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया। तो व्हाट इज़ डिमेंशिया? अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम इसे कहेंगे इट इज़ डेटोरिएशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो जो हमारे एसेंशियल टास्क हैं, जो मेंटल फंक्शंस हैं, यानी जो हमारे मेंटल फंक्शंस हैं उनमें डिक्रीमेंट आ जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए। सिमिलरली एसेंशियल टास्क जो हैं करने की जो ताकत है, पावर है, उसमें भी दिक्कत आ जाए, तो ये सब क्या है? डेटोरिएशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारे मेंटल फंक्शंस है, अगर हम वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एसेंशियल टास्क हम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसमें वो घट चुकी हैं, डेटोरिएशन आ चुका है। तो इस केस में क्या होगा? हम जो एक्टिविटीज़ डेली लिविंग के लिए करते हैं उसमें वो भी हमें करने में दिक्कत आने लगेगी। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अफेक्टेड होता है वो है मेमोरी। तो हमारी मेमोरी इसमें अफेक्टेड होती है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि पहले डिमेंशिया को हमें कैसे ध्यान में रखना है कि ये है डेटोरिएशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी जो हमारे मेंटल फंक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। एसेंशियल टास्क करने की जो एबिलिटी है वो भी दिक्कत आ जाएगी। डेली लिविंग में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आने लगेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? मोस्ट कॉमनली इसमें मेमोरी इफेक्टेड होती है। मोस्ट कॉमनली इस केस में हमारी मेमोरी जो है वो इफेक्टेड होती है। अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं डिमेंशिया के? कॉजेज़ हम देख लेते हैं। तो इसका कॉजेज़ हो सकता है टॉक्सिसिटी की वजह से, यानी ड्रग्स की वजह से, जैसे अल्कोहल या फिर नारकोटिक की पॉइजनिंग अगर हो जाती है हमें, पॉइजनिंग के केस में। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी जो है, विटामिन डेफिशिएंसी, इस केस में भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे B1, B12, B3। इन्फेक्शंस के केस में जैसे TB, इस केस में भी हमें डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्यूमर के केस में, अगर ट्यूमर है तो ट्रोमा की वजह से, अगर कोई ट्रोमा होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। रीनल फेलियर, इस केस में भी हमें डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़,
अल्जाइमर डिजीज़ में भी हम देखेंगे कि कुछ अल्जाइमर डिजीज़ के भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वो भी ऐसे ही हैं, जैसे मेमोरी का लॉस होना, मेंटल फंक्शंस का कम हो जाना, प्रॉब्लम आ जाना, एसेंशियल टास्क नहीं कर पाना। सिमिलरली HIV के केस में भी हो सकता है। तो ये सारे वो कॉजेज़ हो गए जिसमें हमें डिमेंशिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एंड स्पीच। तो इसमें हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यानी सारी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो ये सब हमें देखना है कि पर्सन का लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग किस तरीके से है। तो ये आ जाएगा हमारे लैंग्वेज एंड स्पीच में। अब इसमें हमें अगर हम इसके डिसऑर्डर्स की बात करें तो हम देखेंगे, सबसे पहले 2 देखते हैं, डिस्फेजिया जिसको हम एफेजिया बोलेंगे और डिसआर्थरिया। तो फर्स्ट इज़ डिस्फेजिया एंड एफेजिया और दूसरा जो है डिसआर्थरिया। इसको दोनों को एक साथ में देखेंगे। तो अगर लैंग्वेज एंड स्पीच यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पहला डिस्फेजिया और एफेजिया और दूसरा डिसआर्थरिया, इन दोनों को एक साथ में हम देख रहे हैं। तो डिस्फेजिया क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज फंक्शन। यानी पर्सन को अगर लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्फेजिया बोलेंगे। अब क्योंकि लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम है तो इसके साथ में रीडिंग एंड राइटिंग में भी अफेक्टेड। तो इस पर्सन का रीडिंग और राइटिंग भी अफेक्टेड हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम है। अब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कभी लिसनिंग में, कभी स्पीकिंग में, कभी राइटिंग में अलग अलग तरह के डिफरेंसेस होंगे और अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम है तो उसको डिस्फेजिया और एफेजिया बोलते हैं। इस केस में रीडिंग और राइटिंग भी अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम डिसआर्थरिया की बात करते हैं, डिसआर्थरिया की, तो इस केस में क्या होने वाला है? इट इज़ डिफेक्ट ऑफ आर्टिकुलेशन। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि पर्सन जो एक्सप्रेस कर रहा है उसमें, तो फर्स्ट केस में क्या है, उसके लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है, रीडिंग राइटिंग अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन डिसआर्थरिया क्या है, उसके आर्टिकुलेशन में, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उस केस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें लैंग्वेज फंक्शन इंटैक्ट। तो इसको फ़र्क सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्फेजिया क्या है, लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम आ गई तो रीडिंग और राइटिंग भी अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन डिसआर्थरिया में क्या है, इसका जो लैंग्वेज फंक्शन है वो इंटैक्ट है, यानी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है ये इसके आर्टिकुलेशन में, यानी इसके एक्सप्रेशन में है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तब ये क्यों होगा? इट इज़, अब क्योंकि लैंग्वेज फंक्शन इसका इंटैक्ट है और इसके एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो इसका जो ग्रामर होगा इस पर्सन का वो नॉर्मल होगा। उसके साथ में इसकी जो राइटिंग होगी वो अनअफेक्टेड होगी, यानी सही होगी। इसकी राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेस करने में दिक्कत है। लैंग्वेज फंक्शन इसका इंटैक्ट है तो इसकी राइटिंग जो है अनअफेक्टेड होगी, इसकी राइटिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल होगी। रिटन लैंग्वेज जो है यानी राइटिंग की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो नॉर्मल होगी। एंड इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये क्यों होता है? तो इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ओरोलिंगुअल मसल्स। तो क्या होने वाला है? इसकी वजह से एक्सप्रेस करने में पर्सन को दिक्कत होगा। अब ये किस केसेस में हो सकता है? जैसे सेरिबेलर लीजन के केस में, या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन के केस में भी हमें डिसआर्थरिया मिलता है। तो हमें मेनली यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम है तो हम इसे डिस्फेजिया कहेंगे या एफेजिया, और लैंग्वेज इंटैक्ट है यानी उसकी राइटिंग अनअफेक्टेड है, राइटिंग इसकी सही है, ग्रामर में भी नॉर्मल है, तो इस केस में, और उसके आर्टिकुलेशन में यानी एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, हम इसको डिसआर्थरिया बोलेंगे। अब डिस्फेजिया को हम और डिटेल में देख सकते हैं। डिसआर्थरिया तो हम समझ गए। अब डिस्फेजिया जो है क्योंकि लैंग्वेज फंक्शन का प्रॉब्लम है तो हम इसको और डिटेल में देखते हैं। तब क्या होता है, जो लैंग्वेज एरियाज़ हैं हमारे ब्रेन में, अगर वहाँ पर लीजन्स होते हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में हमें डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। तो अगर एरिया के हिसाब से देखें
या फिर और सिम्टम्स के हिसाब से देखें तो इसके अलग अलग टाइप्स बनते हैं। तो इसमें पहला टाइप जो है, अगर ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम आता है तो हम क्या कह रहे हैं, ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम आता है। तो अगर ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम आता है तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको हम कहेंगे मोटर, इसको हम कहेंगे मोटर एफेजिया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इट इज़ मोटर डिस्फेजिया, या फिर इसको हम एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया भी बोलते हैं। अब इसको क्या है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोका एरिया, तो इसको हमें ब्रोका से याद करना है ब्रेक, यानी जो इसमें स्पीच होगी पर्सन की, स्पीच जो है नॉन फ्लुएंट होगी और ब्रोकन होगी। ये हमें ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ब्रोका से आप ब्रेक याद करिए और ब्रेक याद करके आप चले जाइए कि इस पर्सन की स्पीच कैसी होने वाली है, स्पीक नॉन फ्लुएंट होगी इसकी स्पीच और ब्रोकन होगी, ब्रोकन एंड नॉन फ्लुएंट, ऐसा आप याद कर लीजिए। इसी को हम ब्रोकाज एरिया, तो अब इसको मोटर डिस्फेजिया हम कहते हैं और इसको हम एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया करते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में क्या होता है, पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, पुअरली आर्टिकुलेटेड, यानी पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसकी स्पीच जो होगी नॉन फ्लुएंट होगी और इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। अंडरस्टैंडिंग जो है इंटैक्ट होगी, अंडरस्टैंडिंग पर्सन की इंटैक्ट होगी, अंडरस्टैंड कर पाएगा चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे सामने ब्रोकाज एरिया आता है, सबसे पहला हमें क्या करना है, स्पीच पर जाना है और कहना है स्पीक इज़ ब्रोकन एंड नॉन फ्लुएंट। उसके अलावा ये एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया भी कहलाता है, तो क्योंकि नॉन फ्लुएंट स्पीच है तो इसी से हम एक्सप्रेसिव पे जाएंगे कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसमें पुअरली आर्टिकुलेटेड होगा, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स होंगे इसके बीच में। अब सेकेंड जो है ब्रोकाज एरिया से दूसरा हम देख रहे हैं वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया। अब इसको क्या कहते हैं, मोटर वहाँ कह रहे थे, हम यहाँ पर कह रहे हैं सेंसरी डिस्फेजिया इसको बोलेंगे, और एक्सप्रेसिव की जगह हम इसको रिसेप्टिव डिस्फेजिया बोलेंगे। वहाँ पर एक्सप्रेसिव था, यहाँ पर रिसेप्टिव था। तब यहाँ पर क्या है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा देखना है, उससे डिफरेंट करके ब्रोका से। तो वहाँ पर स्पीच नॉन फ्लुएंट थी, तो यहाँ पर स्पीच जो होगी वो नॉर्मल होगी, स्पीच इज़ नॉर्मल कॉमा फ्लुएंट। वहाँ पर नॉन फ्लुएंट थी, यहाँ पर फ्लुएंट स्पीच होगी, और यहाँ पे आर्टिकुलेशन भी नॉर्मल होगा, यानी पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, इस पर्सन की स्पीच में इनकरेक्ट वर्ड्स होंगे, इनकरेक्ट लेटर्स होंगे और नॉनसेंस वर्ड का इस्तेमाल करेगा, यानी ऐसे वर्ड्स का आपने स्पीच में यूज़ करने वाला है जो बिल्कुल नॉनसेंस होंगे। तो इजीली हमें कैसे ध्यान में रखना है, ब्रोकाज एरिया से हमें ब्रोकन याद करना है, स्पीच ब्रोकन होगी, ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, पुअरली आर्टिकुलेटेड होगी। वर्निकीज एरिया में क्या होने वाला है, स्पीच तो नॉर्मल होगी लेकिन उसके अंदर जो वो वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, लेटर्स का यूज़ कर रहा है, नॉनसेंस वर्ड्स का बहुत सारा यूज़ करने वाला है। ये होगी सेकंड जो वर्निकीज एरिया से, इसको हम सेंसरी या फिर रिसेप्टिव भी कहते हैं। अब कुछ और एफेजियाज देखते हैं, जैसे है कंडक्शन एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया, इसमें हमें मेनली ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्पीच की जो आउटपुट होती है वो फ्लुएंट होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि इसमें रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन इज़ इम्पेयर्ड, इस केस में रिपीटिशन इम्पेयर्ड हो जाता है। फोर्थ नंबर पर हम देख रहे हैं ग्लोबल एफेजिया। अब ये जो ग्लोबल एफेजिया है, इसकी ख़ास बात क्या है, ग्लोबल एफेजिया में क्या होगा, इसमें ब्रोकाज एरिया और वर्निकीज एरिया बोथ अफेक्टेड। तो इस केस में हमें ध्यान में रखना है बोथ अफेक्टेड, यानी ब्रोकाज एरिया भी अफेक्टेड होता है और वर्निकीज एरिया भी अफेक्टेड होता है। तो इस केस में हमें स्पीच नॉन फ्लुएंट होगी, इस केस में दोनों प्रॉब्लम्स होंगी, स्पीच नॉन फ्लुएंट होगी, यानी दोनों तरह के जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसके अलावा नेमिंग, रिपीटिशन, रीडिंग
राइटिंग, ये सब इम्पेयर्ड होंगे, इन सब में प्रॉब्लम आई होगी। अब एक खास और एफेजिया देख लेते हैं 5th नंबर पर, जो है एनोमिक एफेजिया, या फिर इसको हम नॉमिनल एफेजिया भी बोलते हैं। अब इसकी ख़ास बात क्या है, इसमें ये होता है कि जो नेमिंग है पर्सन की, नेमिंग या फिर वर्ड फाइंडिंग या फिर स्पेलिंग इम्पेयर्ड होती है। अब पर्सन की नेमिंग इम्पेयर्ड होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पर्सन को पेन नहीं बोल पाएगा, पर्सन जो है इसकी नेमिंग जो होती है, पेन जो है वर्ड ये नहीं बोल पाएगा, तो उसके बजाय क्या बोलेगा वो, जैसे इस तरीके से बोलेगा, थिंग डेट आई राइट विथ। यानी जैसे जो पेन वर्ड है जो नेमिंग से रिलेटेड है, तो पेन जो है नेम है, तो पेन जो है नाउन है, हम जानते हैं, तो पेन वर्ड वो नहीं बोल पाएगा, उसके बजाय क्या बोलेगा, उसके बजाय वो बोलेगा थिंग डेट आई राइट विथ, यानी वो चीज़ जिससे हम लिखते हैं उसकी बात कर रहा है, तो वो कहेगा वो चीज़ दे दो जो जिससे हम लिखते हैं, लेकिन जो पेन वर्ड है वो नहीं बोल पाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी नेमिंग से प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को, नाउन को वो बोल नहीं पाएगा, तो इसको हम एनोमिक एफेजिया या फिर नॉमिनल एफेजिया बोलते हैं। अब आगे 2 डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, डेट इज़ एप्रेक्सिया और एग्नोसिया। तो एप्रेक्सिया क्या है, इट इज़ इनएबिलिटी टू कैरी वॉलंटरी मूवमेंट। तो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं या फिर स्किल्ड मूवमेंट जो होते हैं ये पर्सन नहीं कर पाता है, तो हम इसको एप्रेक्सिया बोलते हैं। अब ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक है कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। अब इस केस में क्या होगा, इस पर्सन जो है अनएबल टू ड्रॉ नहीं कर पाएगा, या फिर सिंपल शेप जो होंगे उनको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स। तो अगर हम उस पर्सन को कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स को ड्रॉ करो, तो वो इसे ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया, यानी वॉलंटरी मूवमेंट्स है और इसको ये ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो इसको कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया कहते हैं। और भी डिफरेंट तरह के एप्रेक्सिया होते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। इसके अलावा एग्नोसिया क्या होता है, इट इज़ इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, यानी पर्सन जो है आइडेंटिफाई तो पर्सन जो है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब ये विजुअल एग्नोसिया भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, पर्सन जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जो चीज़ें देख रहे होंगे उसको नेम नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, तो ये विजुअल कहेंगे। अगर जो चीज़ें शोन, यानी शोन थिंग्स जो होंगी, जो चीज़ें उसे दिखाई जाएंगी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको नेम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ऑडिटरी हो सकता है, ऑडिटरी एग्नोसिया हो सकता है। इस केस में क्या होगा, पर्सन जो है ही इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा या फिर साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो एप्रेक्सिया क्या होता है, यहाँ पर हमने एप्रेक्सिया और एग्नोसिया देखा। एप्रेक्सिया वॉलंटरी मूवमेंट्स या स्किल मूवमेंट्स करने में इनएबिलिटी हो तो एप्रेक्सिया कहेंगे, और किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हो तो उसे एग्नोसिया कहेंगे।